हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं जय सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर में। और आज हम बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, जो 2020 में आप लोगों के सामने आई है। पिछले कुछ दिनों में आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जितना मैंने इसे समझा है उतना आपको ज़रूर बताऊँ। तो शुरू करते हैं भाई, बिना किसी समय को ज़रा सा भी व्यर्थ करते हुए। और ये मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके या जल्दबाजी में आगे काट काट के देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं खुद इस पूरी वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड रहूँगा। किस वजह से? क्योंकि ये मैंने वीडियो लाइव भी इसीलिए नहीं ली कि आपको जो बातें हैं वो बहुत जल्दी पॉइंट टू पॉइंट कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल सके। ठीक, तो शुरू करते हैं। शुरुआत हमारी कैसी रहेगी? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बच्चों के लिए ये जो पॉलिसी है ये किस प्रकार काम करेगी, और उसके बाद हम शिक्षक की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले वो लोग जो ये चाहते हैं शिक्षकों के बारे में बताओ, सिर्फ हमें बच्चों से कोई मतलब नहीं है, पहले उनकी सोच में थोड़ा सा बदलाव ला देते हैं कि जब आपको जो काम करना है, जिसके लिए वो काम करना है, उसको ही नहीं समझोगे तो फिर वो काम करना भी व्यर्थ है। तो इस वजह से शुरुआत करेंगे बच्चों से। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को क्या समझना भाई, शिक्षा नीति 2020 में जो सबसे पहला बदलाव आया वो ये आया कि एक जो मंत्रालय है उसका नाम बदला गया। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या इसी के लिए ये जो शिक्षा नीति है ये आई थी? बिल्कुल भी नहीं। अब देखो क्या हुआ था, पहले शिक्षा मंत्रालय ही इसको माना जाता था, लेकिन 1986 के समय में क्या हुआ था कि इसे बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया था। और उसी समय पर बदलाव की एक मांग उठी थी, चेंज की एक आप कह सकते हैं मांग उठी थी। क्यों? क्योंकि इंसान को, मानव को एक संसाधन के रूप में देखना ये परंपरा के खिलाफ था और इसी की मांग हुई थी। लेकिन वो मांग जो है वो एक्सेप्ट नहीं की गई और उसे मानव संसाधन मंत्रालय ही रखा गया। लेकिन अब जो है वापस से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और अब हम ये देखेंगे कि इसकी जरूरत क्या थी, नाम बदलने की नहीं, शिक्षा नीति की जरूरत क्या थी। तो शिक्षा नीति की जरूरत इस वजह से थी क्योंकि देखो 30-35 साल से भी आप ज्यादा कह सकते हो, बहुत टाइम हो गया कि सेम तरीके से पढ़ाई होती जा रही है। समय के साथ कुछ बदलाव चाहिए होते हैं, और बदलाव के नाम पे हमें क्या मिलता है? बदला हुआ सिलेबस। एक आध चैप्टर ऐड करके, एक आध चैप्टर काट कर, या चैप्टर में से भी कुछ टॉपिक काट देते हैं और उसी को बदलाव कह देते हैं। ये कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से इस नीति की जरूरत पड़ी। जगह जगह पर मैं आपको बताता चलूंगा कि पहले कैसी नीति हुआ करती थी और अब बाद में कैसी नीति आई है। तो इन दोनों में फर्क मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहां सबसे पहली बात आती है आपकी समझने के लिए कि शिक्षा नीति क्या निर्धारित करती है कि हमारे जो बच्चे आगे पढ़ेंगे वो किस प्रकार से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, और आगे उस पढ़ाई के बाद वो क्या बनेंगे। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? हम शिक्षा में क्या देते हैं? गृह कार्य देते हैं। तो ये जो हमारा गृह कार्य होता है ये किस लिए होता है? ताकि बच्चा क्या करता रहे? बच्चा रिवीजन करता रहे, जो उसने स्कूल में पढ़ा है उसी के आधार पर क्या हो, उसकी जो लर्निंग है वो कॉन्क्रीट हो। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? उसके स्मृति पटल पर लंबे समय तक बनी रहे। उसके लिए क्या होगा? हम ये सोचते हैं कि बच्चा इसके लिए अपना दिमाग लगाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। बच्चा क्या करता है? या तो देख कर अपना होमवर्क पूरा कर देता है, या फिर किसी और से करवा देता है, खुद करता ही नहीं है। ठीक है, किसी और से, किसी दूसरे व्यक्ति से करवा देता है। ठीक, तो ये क्या हुआ? ये टेपना हो गया एक तरीके से कि एक की कॉपी में से देख के दूसरे बच्चे ने काम कर दिया और खत्म हो गया। तो क्या हुआ कि जो अब तक की हमारी शिक्षा नीति थी उसमें गृह कार्य का जो एक महत्व था वो खत्म कर देते थे बच्चे। असाइनमेंट, असाइनमेंट किस वजह से क्या होता था कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज, किताबों के अलावा जो नॉलेज है वो मिले, ठीक तरीके से आप ज्ञान अर्जित कर पाओ। लेकिन इसमें भी बच्चे क्या करते थे? असाइनमेंट जो मिला है वो एक दूसरे का देख के बना दिया और किसी से पूछ कर या फिर किसी और से ही बनवा दिया। किसी से पूछा नहीं, किसी और से ही बनवा दिया। या फिर असाइनमेंट बने बनाए मिल जाते हैं, उसको परचेज करके ले आए। और सेम फॉर क्या हो गया? मॉडल्स, इसको भी क्या कर लेते हैं बच्चे? परचेज कर लेते हैं। तो ये जो हमारी शिक्षा नीति थी ये क्या हो जाती थी? विफल हो जाती थी। लेकिन अब क्या होगा? अब इसमें बदलाव किए जाएंगे। किस प्रकार के बदलाव? शुरू करेंगे हम सबसे पहले कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। तो इसका स्ट्रक्चर होगा 5+3+3+4, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले ये 5 साल,
इन 5 साल में क्या होगा, 3 साल प्री क्लासेस रहेंगी और बाकी का दूसरा साल पहली और दूसरी कक्षा होगी। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐड करूंगा और शिक्षक के लिए क्या जरूरी होगा और आगे क्या फ्यूचर हो सकता है उसके बारे में भी महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा। जो पहले की 3 प्री क्लासेस हैं, इनका अर्थ आप समझते हो। जैसे कि आज तक आपने कभी भी सरकारी स्कूल में नहीं सुना होगा कि पहली कक्षा से नीचे भी कोई कक्षा होती है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, प्री नर्सरी, पता नहीं क्या क्या जो भी नाम प्राइवेट स्कूलों ने रख रखे हैं, तो वो नाम आपने कभी भी नहीं सुने होंगे। लेकिन आंगनवाड़ी में आपने स्कूल से पहले की शिक्षा देते हुए जरूर सुना होगा। ठीक, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं था। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा सीधा पहली कक्षा में एडमिशन ले, दाखिला ले, तो ये संभव था, लेकिन अब ये संभव नहीं होगा। कैसे? पहले 3 साल बच्चे को प्री स्कूल में पढ़ना ही पड़ेगा और उसके लिए क्या रहेगा, ये 3 प्री क्लासेस और ये बाकी की 2 क्लासेस भी ऐसा हो सकता है कि आंगनवाड़ी में ही क्या कर दी जाए, ऐड कर दी जाए। तो ये 5 साल की जो शिक्षा है वो तकरीबन आंगनवाड़ी में प्रदान की जा सकेगी, ऐसा ही बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो अब यहां बदलाव क्या आ सकता है, 2 बदलाव आ सकते हैं। या तो जो शिक्षक है वो पहली और दूसरी तक के जो शिक्षक होंगे उनकी अलग से रिक्रूटमेंट की जाए, जो कि मुझे संभव नहीं लगता। तो फिर संभव क्या होगा कि जो आंगनवाड़ी के जो शिक्षक, आप उनको बोल लीजिए कि जो शिक्षक होते हैं, जो सिखाने वाले होते हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, उनके ही जो जॉब रोल्स होते हैं, की रोल्स होते हैं, उनमें फर्स्ट और सेकंड भी ऐड कर दी जाएगी। अब तक जो बालवाड़ी या आंगनवाड़ी जो शिक्षा का एक केंद्र हुआ करता था, या बच्चों को वहाँ कुछ समय के लिए खिलाया भी जाता था या खेल खेल में शिक्षा भी दी जाती थी, उन्हीं को ये बोला जाएगा कि पहली और दूसरी जो कक्षा है उसको अपने सिलेबस में, अपने करिकुलम में जो भी आप चाहो उसको ऐड करो, और उन्हीं जो टीचर्स हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, अपग्रेड कर दिया जाएगा। उनको एक जो कोई कोर्स है वो करा दिया जाएगा, एक उनका टेस्ट ले लिया जाएगा या उनको ट्रेनिंग दे दी जाएगी, और उसके बाद वही जो लोग होंगे वो पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके बाद जो स्कूल शुरू होंगे वो तीसरी कक्षा से शुरू हो सकते हैं, ऐसा भी होगा। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आंगनवाड़ी को जो है एक्सटेंड करके दूसरी कक्षा तक, या फिर स्कूल को पहली कक्षा से ही शुरू रखा जाए। कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी आंगनवाड़ी की लगी मुझे, तो वो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं भाई। दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरी कैटेगरी हमारी आती है 3 साल की, जिसमें पहला साल है तीसरी कक्षा, दूसरा साल है चौथी कक्षा और तीसरा साल है 5वीं कक्षा। इसमें क्या किया जाएगा, बच्चे को सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। अब आप ध्यान से सुनो, समझो। देखो क्या होता है, ईवीएस जब आप पढ़ते हो तो क्या, जब सीटेट आप करते हो, सीटेट के सिलेबस में जो ईवीएस होती है वो आपके कौन सी कक्षा की होती है, तीसरी की, चौथी की, 5वीं की। कभी भी आपने पहली और दूसरी की ईवीएस नहीं देखी, तो यही आधार आप समझ सकते हो कि जो आधार है शिक्षा का वो पहली दूसरी के लिए अलग और तीसरी चौथी 5वीं के लिए अलग ही होना चाहिए। तो उस वजह से अब भी मैं सेम बात रिपीट करूंगा कि आंगनवाड़ी की महत्वता मुझे यहाँ साफ साफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और आगे आने वाले समय में आंगनवाड़ी में ज्यादा भर्तियां आए या फिर आंगनवाड़ियों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर अगर आप ज्यादा सोचें तो ये कर सकते हैं कि अर्बन एरियाज में स्कूल को ज्यादा प्रायोरिटी, और जो रूरल एरियाज होंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र होंगे, उनमें आंगनवाड़ी को और ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तीसरी चौथी 5वीं कक्षा में सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, उनसे परिचय करवाया जाएगा, थोड़ा बहुत उनके बारे में बताया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि अब तीसरी चौथी 5वीं कक्षा में अलग अलग सब्जेक्ट देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं भाई। छठी, 7वीं, 8वीं कक्षा में क्या होगा, छठी, 7वीं, 8वीं कक्षा में प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इंटर्नशिप जो लोग 12वीं कक्षा के बाद करने की सोचा करते थे, या फिर जो मान लीजिए कि कोई ऐसे ग्रेजुएशन कर रहा है जैसे बीटेक वगैरह अगर वो कर रहा है, तो उसके किसी 1 साल में जाने के बाद इंटर्नशिप के लिए कॉलेज बोला करते थे कि जाओ कहीं काम करके आओ और आके हमें उसका अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ, उसका ज्वाइनिंग लेटर दिखाओ, उसका एक्सपीरियंस लेटर दिखाओ, तब हम आपके इंटर्नशिप के मार्क्स जोड़ेंगे। तो अब क्या होगा, सेम वैसे ही जो छठी क्लास के बच्चे होंगे उनको इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, ठीक,
जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट, जैसे मान लीजिए आपका लेखन में इंटरेस्ट है, तो इंटर्नशिप के जो अलग अलग प्रोग्राम बनेंगे उनके लिए कुछ गाइडलाइंस जो है वो जारी की जाएंगी, और उसके बाद जहां भी आपने काम किया होगा लेखन में, चाहे किसी प्रेस में किया हो, चाहे कहीं भी आपने किया हो, तो वहां आप दिखा पाएंगे। ठीक है, कोई भी पब्लिकेशन हाउस वगैरह जहां भी आप काम करोगे, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स होंगे वो आप दिखाएंगे। अच्छा, अब इसमें एक और बात ऐड हो जाती है कि ये इंटर्नशिप आखिर फिर होगी कब। तो इसके दो पहलू बनते हैं। या तो आपकी जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं, उनकी 2 महीने की छुट्टियों में जो वर्कशॉप लगा करती थी कई जगह, वो अब कंपलसरी कर दी जाएंगी, और गर्मी की छुट्टियों में भी बच्चे अब क्या करेंगे, अपनी इंटर्नशिप करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल के जो आवर्स होते हैं उनको बढ़ा दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट हाफ जो है बच्चा स्कूल में है, और सेकेंड हाफ में या तो जो अलग अलग कंपनी के लोग होते हैं उनको स्कूल में बुला के इंटर्नशिप कराई जाए, या फिर जो एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स होंगे उनमें बच्चे उस कंपनी में जाकर देखेंगे या उस ऑफिस में जाकर काम देखेंगे। तो कुछ भी इन दोनों में से हो सकता है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है वो मुझे इसी बात की लगी कि एक जो स्कूल होगा उसमें क्या किया जाएगा, पूल ऑफर किया जाएगा। पूल समझते हो, एक समूह, एक ग्रुप ऑफर किया जाएगा। जैसे कि आप राइटिंग में ज़्यादा रुचि रखते हो, या फिर आप आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहते हो, या फिर डॉक्टर बनना चाहते हो, या फिर कोई बैंकर बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, और फिर उसी स्ट्रीम से जुड़े हुए लोगों को स्कूल में बुलाया जाएगा। उसके बाद वो आकर बच्चों को सिखाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें प्रैक्टिकलिटी थोड़ी सी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी ऑफिस में जाकर उसका काम देखना इज मोर प्रैक्टिकल, और बजाय इसके कि स्कूल में आकर कोई बताकर जाए कि मैं क्या क्या काम करता हूं। ठीक, तो इसमें फर्क रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कोडिंग। कोडिंग का अर्थ क्या हुआ कि अब बच्चे जो है वो कंप्यूटर या फिर टेक्नोलॉजी के ज़्यादा करीब आ जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जब लॉकडाउन हुआ तो टीचर्स को क्या बोला गया कि आपको क्या लेना है, ऑनलाइन क्लास लेनी है, और उसके बाद जो टीचर्स के साथ जो मजाक बने हैं वो कितने ज़्यादा खराब लगे आप सभी को पता है। तो भविष्य में आगे जाकर कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, और हमारा भारत जो है वो टेकी का देश बोला जाता है, टेकीज का देश। टेकीज किनको बोलते हैं, जो टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। तो उसी में अग्रसर ये एक कदम है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास। ये 4 जो साल होंगे ये किस चीज़ के साल होंगे, ये रिसर्च सब्जेक्ट के साल होंगे, ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साल होंगे, ये विश्लेषण आपकी क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाने के साल होंगे, आपकी समझ को, गहरी समझ को बढ़ाने के साल होंगे, और आपका जो जीवन का लक्ष्य है, जो आप बनना चाहते हो, उसको पक्का करने के साल होंगे। लेकिन इनमें कुछ बदलाव किए जाएंगे कि इनमें अब स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। वो कैसे, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। किसी भी फील्ड में अगर आपको रिसर्च करना है तो उसका जो मार्ग प्रशस्त किया जाएगा वो इसी दौरान किया जाएगा। आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए आगे चलकर आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं, मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं, तो वो मार्ग आपका अभी पक्का किया जाएगा, वो सब्जेक्ट आपके अभी चुने जाएंगे। उसके बाद विश्लेषण और समझ को डेवलप किया जाएगा और लक्ष्य आपका निर्धारित किया जाएगा। आपने सुना होगा कई देशों में ऐसा रूल है पहले से ही कि बच्चे को पहले से ये देखना होगा कि उसे आगे जाके क्या बनना है, फिर उसी के हिसाब से उसे तैयार किया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि मोर प्रैक्टिकल और ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि कामयाब कदम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं भाई, नो स्ट्रीम सिस्टम। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि पहले हम क्या करते थे, 10वीं पास करने के बाद 11वीं क्लास में बच्चे को स्ट्रीम दिलाते थे, या तो आर्ट्स उसको दिलाते थे, या फिर उसको क्या दिलाते थे, कॉमर्स, या फिर उसको साइंस में मेडिकल दिलाते थे, या फिर उसको साइंस में नॉन मेडिकल दिलाते थे। आप सभी जानते हैं। अब क्या होता था, ये मानते थे कि आर्ट्स वाले बच्चों में कम दिमाग था, उनके कम नंबर आए थे, इस वजह से आर्ट्स ले ली। कॉमर्स वाले बच्चे थोड़े से मीडियम थे, इस वजह से उन्होंने कॉमर्स ले ली। जो मेडिकल के बच्चे थे वो बहुत ही अधिक तेज होते हैं, इस वजह से वो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी को झेल सकते हैं, इस वजह से मेडिकल ले ली। और जो ठीक ठाक तेज बच्चे होते हैं उन्होंने नॉन मेडिकल ले ली। ठीक है, ये सोच हुआ करती थी। अब इस सोच को खत्म किया जा रहा है। कैसे? कि अब बच्चों को मल्टीपल मिक्स सब्जेक्ट दिए जा सकेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको फिजिक्स लेनी है, ठीक है, फिजिक्स के साथ आप केमिस्ट्री ले रहे हैं। इसके अलावा आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मैं हिस्ट्री भी पढ़ लूँ। ठीक, तो अब क्या है
एक इंजीनियर जो व्यक्ति बनना चाहता है उसके लिए कुछ सब्जेक्ट मेन होते हैं, जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये तो उसके हो गए 3 मेन सब्जेक्ट। अब 3 सब्जेक्ट वो ऐसे ले सकता है जो उसके करियर से जुड़े हुए ना हो, जिनमें उसका इंटरेस्ट हो। ठीक, जैसे इंजीनियर बनने के लिए ठीक है भाई, उसने मैथ्स ले लिया, फिजिक्स ले ली, केमिस्ट्री ले ली, काफी है। अब क्या होगा, उसने अपनी चॉइस का एक सब्जेक्ट ले लिया, हिस्ट्री ले लिया उसने, साथ में उसने इंग्लिश ले लिया, और अगर 5 सब्जेक्ट का ही कॉम्बिनेशन बनना है तो यही इसके 5 मेन सब्जेक्ट हो जाएंगे। और अगर 6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनना है तो कोई एक और जिसमें भी उसको इंटरेस्ट होगा वो ले लेगा। लेकिन अब जो आपको याद है, एक छठा सब्जेक्ट हुआ करता था जिसे हम क्या बोलते थे, एडिशनल सब्जेक्ट बोलते थे। वो एडिशनल सब्जेक्ट अब हट जाएगा, कोई जरूरत नहीं एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ने की। या तो 6 के 6 मेन सब्जेक्ट हो जाएंगे या 5 मेन सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक, ये एडिशनल वाला चीज जो है वो हटा दिया जाएगा। तो आपको समझ में आया भाई कि मिक्स सब्जेक्ट अब लिए जा सकेंगे। उसको क्या बोला जाएगा, उसको एक नया नाम दिया जाएगा, सब्जेक्ट पूल। स्कूल ये बताएगा कि आप क्या ले सकते हो। जैसे मान लो एक बच्चा ये कहता है कि मुझे हिस्ट्री नहीं लेनी, मुझे क्या करना है भाई, मुझे म्यूजिक लेना है। अब मान लो कि म्यूजिक की फैकल्टी अवेलेबल ही नहीं है, तो स्कूल क्या करेगा, उसे ऑफर करेगा। आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो, आप फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो, आप होम साइंस ले सकते हो। तो इस टाइप के सब्जेक्ट वो ऑफर करेगा म्यूजिक को छोड़कर, अगर उसकी फैकल्टी, उसका टीचर उसके पास नहीं है तो। वरना फिर उसके लिए जो भी पॉसिबल ऑप्शंस होंगे वो उसको ऑफर किए जाएंगे और वो चूज कर सकता है उसमें से। उसे सब्जेक्ट पूल कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेन सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट की कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। एक्स्ट्रा या एडिशनल सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। जैसे अगर इंजीनियर बनना है तो मेन सब्जेक्ट उसके क्या हो गए, इसके हो गए पीसीएम। पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और सब सब्जेक्ट उसके क्या हो गए, हिस्ट्री और इंग्लिश, या फिर फिजिकल साइंस और इंग्लिश, या फिर फिजिकल साइंस और होम साइंस भी ले सकते हो आप। ऐसा भी कर सकते हो, फिजिकल एजुकेशन और होम साइंस ले सकते हो आप। तो इस टाइप से आप जो अपने सब्जेक्ट्स हैं उसमें बदलाव कर सकते हैं। अब इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं रहेगा, इसको सिर्फ मतलब कंपलसरी लैंग्वेज नहीं रहेगी। जैसे क्या होता था मेरे स्कूल में भी सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही अवेलेबल था, हिंदी मीडियम नहीं अवेलेबल था। तो अब ऐसा नहीं होगा। सरकार आपको पूरी आज़ादी देती है कि आप किसी भी माध्यम में पढ़ाई कर सकते हैं, और इंग्लिश को अब सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं बोला जाएगा कि इंग्लिश तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी तभी आपका भविष्य बन सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अलावा एक सेमेस्टर सिस्टम शुरू किया जाएगा। एक साल में 2 एग्जाम, एक साल में 2 एग्जाम हुआ करेंगे, मतलब 2 सेमेस्टर हुआ करेंगे, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2। और अब तक क्या हुआ करता था, कुछ बच्चे बहुत ही शरारती थे जो क्या मानते थे कि हमें पूरे साल पढ़ने की देखो कोई ज़रूरत है नहीं, हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे एंड में 2 महीने पढ़ लेंगे बोर्ड से पहले, अगर वो 10th में है तो, या फिर वो 12th में है तो, और उसके बाद पूरे साल उन्हें ऐश करनी है। वो अब नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा, सेमेस्टर सिस्टम का क्या अर्थ होता है, जैसे अभी तक टीचर्स आपको सिर्फ डराया करते थे कि फर्स्ट टर्म में भी पढ़ो, सेकंड टर्म में भी पढ़ो, नंबर जुड़ेंगे, फिर एंड में जाके पता चलता था नंबर तो जुड़ने नहीं है। तो कुछ बच्चे जो थे उनको पहले ही पता कर लेते थे और पढ़ते नहीं थे। लेकिन अब ये बात सच हो जाएगी, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के मार्क्स जो है जुड़कर आपकी मार्कशीट में चढ़ाए जाएंगे। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि मुझे सिर्फ 2 ही महीने पढ़ना है, उसे पूरा पूरा साल पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद ही जो शिक्षा है उसका तात्पर्य सिद्ध हो पाएगा। वरना जो शिक्षा का जो महत्व है वो मजाक बन के रह जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ अच्छी बातें जो मतलब जो अब तक थी वो भी बहुत बढ़िया बातें थी, ऐसा नहीं है कि उसमें मुझे कोई कमी लगी, लेकिन कुछ और ज़्यादा बढ़िया बातें सुनो। कि कुछ बच्चों के 12th में गलती से खराब नंबर आ जाते हैं, परसेंटेज नहीं बन पाती, उनको एडमिशन नहीं मिल पाता। तो अब वो बच्चे जो है क्या करेंगे, वो कैट का जो है एग्ज़ाम देंगे, और एग्ज़ाम देने के बाद जो कैट के मार्क्स होंगे उसमें 12th के मार्क्स को प्लस करके ये देखा जाएगा कि इसे एडमिशन कहाँ दिया जा सकता है, वो कहाँ लेना चाहता है एडमिशन। तो वो सब बातें देखकर उसका एडमिशन हो पाएगा, मतलब जो वो डिज़र्व करता है वो उसे मिल पाएगा। ये एक और एक्स्ट्रा तरीका उसके लिए अवेलेबल कराया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब कॉलेज क्या है, कॉलेज को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया।
अगर आप 1 साल का कॉलेज करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, आपने ग्रेजुएशन जो है वो 1 साल की है। अगर आपने कॉलेज या ग्रेजुएशन 2 साल तक पूरी कर ली है तो आपको एक डिप्लोमा दिया जाएगा कि ठीक है भाई, अब ये इस फील्ड में डिप्लोमा होल्डर है। अगर आप 3 साल का कोर्स कर लेते हैं तो आपको डिग्री दे दी जाएगी, जो आजकल आपको मिलती होगी। और 4 साल अगर आप पढ़ते हैं तो आपको रिसर्च डिग्री दी जाएगी। अभी मैं आपको एक बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अगर आप में से कोई भी विदेश में पढ़ाई करना चाहता है या नौकरी करना चाहता है तो क्या होता है, ग्रेजुएशन वो लोग सिर्फ 4 साल की मानते हैं, 3 साल के लिए कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं है बहुत सारे देशों में। अगर आपकी ग्रेजुएशन 3 साल की है तो वो आपकी ग्रेजुएशन वाली डिग्री को ही नहीं मानते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि 4 साल की जो आपने रिसर्च डिग्री की होगी वो सभी देशों में लागू होगी और आप वहां जॉब कर सकते हैं, वहां आगे फर्दर आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर आपको किसी फील्ड में महारत हासिल करनी है या आगे पढ़ाई करनी है तो आप लोगों के लिए ये 4 साल का कोर्स करना अनिवार्य हो जाएगा, ठीक। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई बस मैं तो अपने बच्चों को बताना चाहता हूं कि मैं ग्रेजुएट हूं, तो ठीक है, अगर आप 3 साल भी कर लेते हैं तो भी आप अपने आप को ग्रेजुएट बोल पाओगे, ठीक। लेकिन अगर आपको अपना भविष्य बनाना है, अगर आपको एडवांस कुछ करना है तो उसके लिए आपको रिसर्च डिग्री चाहिए होगी, जो आपको 4 साल के बाद ही दी जाएगी। आगे कॉलेज में मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। इसका अर्थ क्या होता है वो ढंग से और बहुत बढ़िया तरीके से सुनना। इसका अर्थ क्या होता है कि आप सब्जेक्ट को चेंज कर पाओगे, ठीक है, आप सब्जेक्ट को चेंज कर पाओगे। इनफैक्ट आप अपने कोर्स में भी कुछ एडिशंस कर पाओगे, एडिशंस कर पाओगे। एडिशंस का अर्थ क्या है कि आप कोर्स भी ऐड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते थे पहले कि वो ये कहते थे कि मैंने डाइट भी कर ली और मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली, अब मैं दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं दिखा सकता कहीं पे, वरना क्या होगा कि मेरी एक चीज़ को कैंसिल मान लिया जाएगा। वो चीज़ अब हटा दी जाएगी। अब सबको पता है कि लोग अपने जो मेहनत है उसको बचाना चाहते, मतलब समय को बचाना चाहते हैं, मेहनत उनसे चाहे कितनी करवा लो। तो अब उस केस में क्या होगा कि लोगों को ये फैसिलिटी अवेलेबल करा दी गई है कि आप एक समय में चाहे 2 कोर्स कर लो, वो आपके दिमाग में क्षमता होनी चाहिए, हम आपको नहीं रोकेंगे, ठीक। तो ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद भाई आप ये भी मान सकते हैं कि एकेडमिक बैंक शुरू हो जाएगा, किसके लिए, कोर्स क्रेडिट के लिए। इसका अर्थ क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जैसे मान लो कि आपने क्या किया है, आपने बीए के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और आपको ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ कोई और कोर्स भी कर सकता हूं क्योंकि मुझे बीए टफ नहीं लगती है। अगर आप ये चाहते हो कि मैं तो भाई दोनों स्ट्रीम में जाना चाहता हूं, मैं बीए भी करना चाहता हूं, मैं बीकॉम भी करना चाहता हूं और मेरे दिमाग में इतनी क्षमता है, अगर बीकॉम मेरी हो गई और इसमें इसके हिसाब से नौकरी लग गई तो बहुत बढ़िया बात है, वरना तो बीए के हिसाब से कुछ सोच लेंगे। अगर आपके दिमाग में इतनी क्षमता है तो ठीक है, आप बीए के फर्स्ट ईयर में थे, आपने बीकॉम का भी फर्स्ट ईयर शुरू कर दिया, फिर क्या हुआ कि आप बीए के सेकंड ईयर में आए और उसके बाद आपको बीकॉम ठीक लग रही थी तो आपने इसको कंटिन्यू कर लिया, ठीक है, कंटिन्यू कर लिया। उसके बाद मान लो आप बीए के थर्ड ईयर में आ गए हो, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि अब एक आध सब्जेक्ट में बैक आ गई है और अब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, तो आप किसी भी कोर्स को, ये बीकॉम तो खाली मतलब एग्जाम्पल के लिए था, आप किसी भी कोर्स को क्या कर सकते हो, अब आप पॉज कर सकते हो। पॉज का अर्थ क्या हुआ, अब तक ऐसा होता था कि आपको कंसेक्यूटिव ईयर्स में ही एग्जाम देने पड़ेंगे। आपने फर्स्ट ईयर का दे दिया, अब आपको अगले साल सेकंड ईयर का देना है, उससे अगले साल आपको थर्ड ईयर का देना है। अगर आपने कोई साल मिस कर दिया तो आपकी बैक लग जाएगी, अगर आपने बैक भी क्लियर नहीं की तो फिर आपका ये कोर्स जो है वो कैंसिल मान लिया जाएगा। तो आपके ये जो 2 साल थे ये आपके हो गए वेस्ट, ये कभी काउंट नहीं किए जाएंगे। 5 साल के बाद मान लो आपको पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, 5 साल के बाद अब मान लो कि आप ये चाहते हो कि मैं बीए करूं, तो आपको वापस से फर्स्ट ईयर से शुरू करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मान लो कि तीसरे साल में जाने के बाद आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हुई थी और आपने उससे पहले 2 साल पूरे कर लिए थे, तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि 5 साल बाद जब आप वापस आओगे तो आपको डायरेक्ट थर्ड ईयर करना है। क्यों, क्योंकि आपका जो डिजी लॉकर होगा ना, डिजी लॉकर, उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आपके सारे क्रेडिट पॉइंट्स ऑलरेडी अपडेटेड होंगे और उसकी मदद से ऑनलाइन जो ये आपकी इंफॉर्मेशन होगी उसकी मदद से
आप डायरेक्ट थर्ड ईयर शुरू कर पाओगे। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि भारत का जो लिटरेसी रेट है, किसके हिसाब से, ग्रेजुएशन के हिसाब से, कि कितने लोग भी ग्रेजुएट है, कितने लोग पोस्ट ग्रेजुएट है, उनकी संख्या अचानक से बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ग्रेजुएशन के 2 साल तो पूरे कर लिए लेकिन तीसरा साल नहीं किया, तो उनको ऑफर किया जाएगा कि अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं जल्दी से भाग के आ जाओ, हम कराने को तैयार हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अचानक से भारत देश की जो शिक्षा की दर होगी उसमें भारी क्या आएगा, बदलाव आएगा, भारी बढ़ोतरी आएगी। ठीक, इसके अलावा क्या रहेगा कि शिक्षा का जो बजट है उसे अप किया गया है, जिससे क्या होगा, स्कूल्स बढ़ेंगे। स्कूल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, जो टीचर्स की वैकेंसी है वो भी क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। अगर वो बढ़ेगी तो क्या होगा, आपके चांस बढ़ेंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। या फिर अगर ऐसा माना जाए कि जो क्लासरूम होता है उसका साइज थोड़ा बहुत अगर बढ़ाने की सोच है, जैसे मान लीजिए मेरे स्कूल में 30 बच्चों का एक साइज था क्लासरूम का, अगर उसे बढ़ाकर 50 बच्चों का करें तो स्कूल में नई नई फैसिलिटीज आएंगी, जैसे माइक स्पीकर का आना या स्मार्ट बोर्ड का आना या कुछ ऐसी चीज़ों का आना, या बच्चों का जो स्कूल बैग का लोड है अगर उसे कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, उनको टैब वगैरह देना। तो इस टाइप की चीज़ें भी होंगी। या फिर हो सकता है स्कूल्स किंडल वगैरह देना शुरू कर दे। किंडल क्या होता है, एक टैब टाइप का होता है, उसमें सारी किताबें आ जाती हैं। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। अगर अब शुरू हो ही गया तो फिर तो बढ़िया हो गई मानेंगे। अब ये सब करने के बाद क्या होगा, ये सब करने के बाद आपके पास एक बहुत ही बढ़िया किताबी बच्चा तैयार हो जाता है। अगर ये शिक्षा नीति लागू नहीं होती है तो मतलब आज तक के समय में एक बहुत ही बढ़िया किताबी बच्चा तैयार हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा, अब मैंने आपको बताया ना, कुछ नई चीजें शुरू की। कौन सी चीजें शुरू की, प्रैक्टिकल नॉलेज 6ठी क्लास से, इंटर्नशिप 6ठी क्लास से, कोडिंग 6ठी क्लास से। ये सारी जो नई चीजें हैं ये अब आपके बच्चे को क्या करेंगी, किताबी बच्चा नहीं बनाएंगी। और किताबी बच्चे जो होते थे उनकी नौकरी की बहुत ज़रूरत हुआ करती थी कि हमें नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। जैसे कि हम लोग भी क्या सोचते हैं, नौकरी चाहिए। ठीक है, तो क्या है, नौकरी की ज़रूरत अब खत्म होने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बच्चे क्या होंगे, अब आत्मनिर्भर हो जाएंगे। कैसे, उनको कोडिंग आती है, वो अपनी मर्जी से एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकते हैं, नया कर सकते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने इंटर्नशिप की थी, मान लीजिए आपने 12वीं क्लास पूरी कर ली, अब आपको ये नौकरी ना दे कोई भी, तो उसके बाद क्या आप कोई काम खुद से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्यों, आता ही नहीं है। लेकिन जो अब बच्चे पढ़कर आगे निकलेंगे उन्हें कोई ना कोई अपनी फील्ड का एक हुनर जरूर आता होगा, और उसकी वजह से वो बच्चे क्या हो चुके होंगे, वो बच्चे क्रिएटिव हो चुके होंगे। उनको जॉब की जरूरत नहीं रहेगी, वो अपना काम खुद करना जानते होंगे। ठीक है, अब इनमें से काफ़ी बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे, रिसर्च के क्षेत्र में और आगे बढ़ेंगे। तो क्या होगा, कुछ नई इन्वेंशन होगी। पिछले कुछ साल में याद करके देखो, भारत ने कोई ऐसी इन्वेंशन की, जैसे कि पहले क्या हुआ करता था कि कोई मोशन का लॉ सामने आया है, या फिजिक्स का कोई नया रूल सामने आया है, या कोई नई चीज़ का आविष्कार हुआ है। अभी इतने टाइम से क्या आविष्कार हो रहे हैं, गाड़ी बना दी थी बहुत टाइम पहले, अब उसमें क्या कर रहे हैं, अब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट अच्छी कर दी, उसकी लुक अच्छी कर दी, उसके टायर बढ़िया कर दिए, उसकी बॉडी अच्छी कर दी। इसके अलावा क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। गाड़ी में कोई नया इन्वेंशन नहीं आया है। तो इस वजह से क्या है कि अब जो क्रिएटिव हमारी जनरेशन आएगी वो कुछ ना कुछ तो इन्वेंट करके मानेगी ही मानेगी। तो ऐसा मान सकते हैं हम कि भारत जो है वो विश्व गुरु बनने की राह पर अब चल देगा। और अगर विश्व गुरु भारत को बनना है तो इसमें भारत में गुरु अच्छे होने चाहिए। गुरु मतलब शिक्षक अच्छे होने चाहिए। और अब एक बात बताओ, लॉकडाउन के पीरियड में ऑनलाइन क्लासेस में जो दुर्गति आपने टीचर्स की देखी है, क्या आपको क्या लगता है कि टीचर्स की वो इज्जत है जो पहले हुआ करती थी? नहीं बची। तो अब जो सरकार है उसका ये जो कदम है, ये शिक्षकों की इज्जत को वापस से रिस्टोर कराने के लिए कदम है। अब जो शिक्षक होंगे वो बहुत ही क्वालिटी वाले शिक्षक होंगे। अगर आपसे ये पूछा जाता है कई बार कि शिक्षा अगर चेंज करनी है तो क्या चेंज करना पड़ेगा, आप क्या बोलते हो, शिक्षक को ही कुछ नहीं आता तो शिक्षक चेंज करने पड़ेंगे। तो इसी वजह से अब जो बच्चे आएंगे उनको ऑलरेडी बहुत कुछ आता होगा और वो शिक्षक अच्छे बन पाएंगे। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर काफ़ी ज़्यादा जो है अब बनेंगे। क्यों? क्योंकि अब
मैथ्स और साइंस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ये साफ साफ मेंशन किया गया है। और भी बहुत सारे बदलाव हैं। किस प्रकार के बदलाव हैं कि शिक्षकों के लिए क्या क्या नया किया जाएगा, या किस तरीके से उनको अपॉइंट किया जाएगा, या किस तरीके से उनका अपॉइंट होना चाहिए, या फिर ये सब बदलाव क्यों ज़रूरी थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगा कि शिक्षकों के लिए बहुत सारे नए अवसर, बहुत ही बढ़िया अवसर, बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, बहुत ढेर सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। कैसे, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के लिए बताऊंगा। ये जो पूरी वीडियो थी इसमें बच्चों के लिए बहुत कुछ नया बताया है। अब जो नई वीडियो आएगी उसमें सिर्फ टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बातें होंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि वैकेंसी कैसे आएंगी, या क्या डिफ़िकल्ट होगा या आसान होगा, या किस प्रकार के चेंजेस होंगे, या शिक्षकों के फ़ायदे की बातें कौन सी होंगी, ये सारी बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल को जो बटन है उसको प्रेस कर लेना, ताकि सारी आपकी जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिले और अगली वीडियो जैसे ही आएगी वो भी आपको नोटिफाई हो जाएगी। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना और पॉजिटिव रहिए। आपको बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी मिलेंगी जो बोलेंगी कि शिक्षक बनना अब हुआ और कठिन। क्यों? क्योंकि ये देखने के बाद सब उनकी वीडियो पर जाते हैं, देखते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया कि कठिन हो जाएगा। कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। एक और बात बताऊं, सीक्रेट बात बताता हूं, शायद आपको पता हो या इसकी समझ हो आपको पहले से ही। ये सिर्फ ड्राफ्ट प्रपोज हुआ है, समझ रहे हो? ये शिक्षा नीति का ड्राफ्ट प्रपोज हुआ है, अभी इसको लागू नहीं किया गया है और इसमें बहुत सारे बदलाव भी आएंगे, समझ रहे हो? तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, ड्राफ्ट का मतलब होता है अभी कच्चा दस्तावेज है, अभी इसको पक्का होना बाकी है। ठीक, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। हमारा देश एक नई दिशा में बहुत आगे बढ़ रहा है और अब ऐसा लगता है कि हाँ, सब कुछ होना संभव है।